22 अप्रैल को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे 2020। पृथ्वी पर रहने वाले तमाम जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को बचाने तथा दुनिया भर के पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल 2020 को विश्व पृथ्वी दिवस की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है। विश्व पृथ्वी दिवस 2020 को हमेशा की तरह नहीं मनाया जा रहा है, क्योंकि इस साल संपूर्ण विश्व कोविड-19 जैसी महामारी झेल रहा है। इस महामारी को देखते हुए खासकर भारत में लोग अपने अपने घर पर ही रहकर पृथ्वी दिवस मना रहे हैं। भले ही यह वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण अभूतपूर्व स्वास्थ्य आपदा से ग्रस्त है, लेकिन इसने वैश्विक पर्यावरण के विषय में भी कुछ चौंकाने वाला तथ्य उजागर किए हैं। विश्व भर में पूर्णबंदी ने विश्व को थाम सा दिया है। प्रदूषण के स्तरों में कमी आई है और वायु स्वच्छ हुई है। इसने हमको आभास दिलाया है कि मानव ने किसी हद तक पर्यावरण संतुलन को हानि पहुंचाई है। हर साल इस दिवस को मनाने के लिए एक विशेष थीम भी होती है। 2020 का विशेष थीम क्लाइमेट एक्शन है। हमें जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए एक प्राकृतिक सम्मत विश्व के लिए विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल नीतियों को अपनाने की जरूरत है। यूएनडीपी के अध्ययन के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में 1990 के मुकाबले 50% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। यूएनडीपी के अनुसार मौसम परिवर्तन तथा क्लाइमेट एक्शन की दिशा में साहसी कदम उठाकर 2030 तक $26 ट्रिलियन के लाभ अर्जित किए जा सकते हैं। यदि अक्षय ऊर्जा पर ध्यान दें तो सिर्फ ऊर्जा के क्षेत्र में ही 2030 तक 18 मिलियन रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। पृष्ठभूमि: पृथ्वी दिवस की शुरुआत अमेरिकी सीनेटर गेलोर्ड नेल्सन ने पर्यावरण की शिक्षा के रूप में की थी। सबसे पहले इस दिन को मनाने की शुरुआत सन 1970 में हुई, जिसके बाद आज इस दिन को लगभग 195 से ज़्यादा देश मनाते हैं। साल 1969 में कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में तेल रिसाव के कारण भारी बर्बादी हुई थी, जिससे वह बहुत आहत हुए और पर्यावरण संरक्षण को लेकर कुछ करने का फैसला किया। 22 जनवरी को समुद्र में 3 मिलियन गैलन तेल रिसाव हुआ था, जिससे अनेक जीव जंतु मारे गए थे। इसके बाद नेल्सन के आह्वान में 22 अप्रैल 1970 को लगभग 2 करोड़ अमेरिकी लोगों ने पृथ्वी दिवस के पहले आयोजन में भाग लिया था। हर्षवर्धन करोड़ों भारतीयों के साथ संवाद के लिए कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्विटर की सार्वजनिक नीति निर्देशक भारत और दक्षिण एशिया महिमा कौल ने कोविड इंडिया सेवा का शुभारंभ किया है, जो इस महामारी से निपटने के बीच करोड़ों भारतीयों के साथ संवाद का सीधा चैनल स्थापित करने के लिए एक संवादात्मक प्लेटफॉर्म है। इस पहल का उद्देश्य वास्तविक समय में पारदर्शी ई-गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाना है और विशेष रूप से कोविड-19 महामारी जैसी मौजूदा संकटपूर्ण परिस्थितियों में बड़ी तेजी से नागरिकों के अनगिनत प्रश्नों का जवाब देना है। इसके जरिए लोग कोविड इंडिया सेवा पर सवाल कर सकते हैं और उन्हें लगभग वास्तविक समय में ज़्यादा जवाब मिल जाया करेगा। कोविड इंडिया सेवा पिछले छोर पर स्थित एक डैशबोर्ड से काम करता है, जो बड़ी संख्या में ट्वीट की प्रोसेसिंग करने में मदद करता है, उन्हें समाधान योग्य नाम पत्र में रूपांतरित करता है और फिर उन्हें वास्तविक समय में समाधान के लिए संबंधित प्राधिकारी को सौंप देता है। यह विशेष अकाउंट लोगों के लिए सुलभ होगा, चाहे उनका दायरा स्थानीय हो या राष्ट्रीय। चाहे सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों पर नवीनतम अपडेट प्राप्त करना हो, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच के बारे में जानना हो अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना हो जिसमें संभवतः रोग के लक्षण हैं, लेकिन वह इस बात के बारे में अनिश्चित है कि मदद के लिए कहाँ जाएं, तो वैसी स्थिति में कोविड इंडिया सेवा लोगों को अधिकारियों तक पहुँचने के लिए सशक्त बनाएगी। चूँकि यह जवाब पारदर्शी और सार्वजनिक
होंगे, इसलिए एक जैसे प्रश्नों के उत्तर से भी लोग लाभ उठा सकते हैं। कौन देगा जवाब? उल्लेखनीय है कि मंत्रालय व्यापक प्रश्नों का जवाब देगा और इसके साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देगा। कोविड इंडिया सेवा सरकार के छोर पर विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा संचालित किया जाता है, जो बड़े पैमाने पर प्रत्येक सवाल का विशिष्ट जवाब देने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित और माहिर है। यह भारतीय नागरिकों के साथ एक सीधा चैनल स्थापित करने में सक्षम करेगा, जो अधिकारी के स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक जानकारियाँ प्रदान करने के लिए वास्तविक समय में उनके साथ जुड़ेंगे। पृष्ठभूमि: पिछले 3 महीनों में मंत्रालय ने कोरोना के खिलाफ युद्ध में कई पहल की है, जिसमें एक संचार रणनीति का हिस्सा भी शामिल है। इसमें यात्रा एवं स्वास्थ्य संबंधी विषय एडवाइजरी और सरकारों, अस्पतालों, नागरिकों, विभिन्न स्वास्थ्यकर्मियों, कर्मचारियों एवं विभिन्न अन्य ज्ञान संसाधनों के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में विभिन्न हितधारकों के लिए अलग अलग दिशा निर्देश, मानक संचालन प्रक्रिया, प्रोटोकॉल शामिल है। घरों में क्वारंटाइन नागरिकों की निगरानी कर रहा पुणे का मोबाइल ऐप सही है। घरों में क्वारंटाइन नागरिकों को प्रभावी निगरानी और वास्तव में वे घर पर ही रुके हुए हैं यह सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) के अंतर्गत आने वाले पुणे नगर निगम ने संयम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। सभी होम क्वारंटाइन नागरिकों को ऐप डाउनलोड करने और उनसे इंस्टॉल करने का निर्देश दे दिए गए हैं। इन चिन्हित नागरिकों को क्वारंटाइन अवधि के दौरान मोबाइल डिवाइस 24 घंटे चालू रखने और GPS को हमेशा ही स्विच ऑन रखने की सलाह दी जाती है। मोबाइल एप्लीकेशन में GPS ट्रैकिंग है और जिससे क्वारंटाइन नागरिकों के घर से बाहर निकलने की स्थिति में शहरी प्रशासन को तुरंत अलर्ट मिल जाता है और स्थानीय वार्ड या स्थानीय पुलिस को सूचना भेज दी जाती है, जिसके बाद परिवार से संपर्क किया जाता है। निगरानी इकाई द्वारा केंद्रीय स्तर पर क्वारंटाइन नागरिकों की आवाजाही पर रियल टाइम आधार पर नजर रखी जाती है और उन्हें लाल, पीला या हरे रंग से चिन्हित किया जा सकता है। लाल रंग से पता चलता है कि लोग लंबी अवधि से बाहर हैं। पीले रंग का मतलब है कि लोग सीमित आवाजाही कर रहे हैं और हरे रंग का मतलब है कि लोग घर के भीतर ही हैं। निगरानी टीम एप्लीकेशन के उद्देश्य को करेगी सार्थक। इसके साथ ही शहरी प्रशासन के नैदानिक आधार पर घरों में क्वारंटाइन लोगों की निगरानी के लिए 5 क्षेत्रों के लिए समर्पित टीमों को नियुक्त किया है। ये टीम अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं से हाल ही में लौटने वाले कोविड-19 के उपचार के बाद डिस्चार्ज होने वाले लोगों की दैनिक आधार पर जांच करेगी। इस कार्यक्रम में ये टीम क्वारंटाइन लोगों से उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर और उनसे संपर्क में आए लोगों का ब्यौरा हासिल करेंगे। होम क्वारंटाइन स्टैंप लगे लोगों के लिए टीम जांच करेगी कि क्या उन्हें अलग रखना, बिस्तर, बर्तन, कपड़े और वाशरूम उपलब्ध कराए गए हैं। टीम जांच करेगी कि होम क्वारंटाइन में मौजूद लोगों ने संयम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किया है। फेसबुक 9.99% हिस्सेदारी के लिए जियो में करेगा 43,574 करोड़ रुपए का निवेश। सोशल मीडिया क्षेत्र के दिग्गज अमेरिकी कंपनी फेसबुक ने मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस इंडस्ट्री समूह की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 9.9% हिस्सेदारी खरीदने के लिए $5.7 अरब यानी कि करीब 43,574 करोड़ रुपए निवेश का करार किया है। कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न वैश्विक संकट के बीच दोनों कंपनियों ने निवेश के इस बड़े सौदे की घोषणा की है। इस सौदे के लिए रिलायंस इंडस्ट्री समूह को अपने कर्ज का बोझ कम करने में मदद मिलेगी तथा फेसबुक की भारत में स्थिति और मजबूत होगी। उसके लिए उपयोगकर्ता आधार के लिहाज से भारत इस समय भी सबसे बड़ा बाजार है। इस बड़ी डील के बाद फेसबुक अब जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। फेसबुक ने इस निवेश के बाद जियो प्लेटफॉर्म की इंटरप्राइज वैल्यू 4.62 लाख करोड़ हो गई है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने कहा है कि इस निवेश के साथ जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस रिटेल लिमिटेड और व्हाट्सएप के बीच भी एक वाणिज्यिक साझेदारी समझौता हुआ है। इसके तहत व्हाट्सएप के इस्तेमाल से जियो मार्ट प्लेटफॉर्म पर रिलायंस रिटेल के नए वाणिज्यिक कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और व्हाट्सएप पर छोटे कारोबारियों को सहायता दी जाएगी। छोटी हिस्सेदारी के लिए तकनीकी कंपनी का यह
भारत में तकनीकी क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। मुकेश अंबानी ने जियो और फेसबुक के बीच समझौते पर कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान के दो लक्ष्यों ईज ऑफ लिविंग और कारोबार को सुगमता की में मदद करेगी। पृष्ठभूमि: जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस जी इंडस्ट्री लिमिटेड (RIL) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो तमाम प्रकार के डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है। इसके ग्राहक की संख्या 38.8 करोड़ से अधिक है। ताज़ा सौदा जियो और फेसबुक दोनों के लिए फायदेमंद है क्योंकि चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट बाजार है। RBI ने किसानों के लिए फसल ऋण का ब्याज सहायता योजना पर 31 मई तक बढ़ाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस के वजह से लागू राष्ट्रव्यापी बंद के मद्देनजर किसानों के लिए 2% की ब्याज सहायता योजना और कर्ज के समय पर भुगतान के लिए 3% ब्याज प्रोत्साहन को 21 मई तक 2020 तक बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक ने अधिसूचना जारी कर बैंकों को किसानों के फसल ऋण पर ब्याज सहायता योजना और तत्वर्ती भुगतान प्रोत्साहन अवधि को बढ़ाने का निर्देश दिया। अधिसूचना में कहा गया है कि कोविड-19 की वजह से लागू राष्ट्रव्यापी बंदी की वजह से लोगों को आवाजाही पर अंकुश है। इस वजह से किसान अपने लघु अवधि के फसल ऋण के बकाये का भुगतान करने के लिए बैंक शाखाओं तक नहीं जा पा रहे हैं। राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी को देखते हुए रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया कि भुगतान में विलंब पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाए और ब्याज छूट योजना मई महीने के अंत तक जारी रखी जाए। ब्याज सहायता योजना: माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2006-07 के बजट में घोषणा की थी कि भारत के ने कृषकों को अल्पावधि ऋण का मूलधन 7% ब्याज दर पर मिलना सुनिश्चित करने का निर्णय लिया और जिसकी उच्चतम सीमा ₹3 लाख होगी। खरीफ 2006-07 से यह नीति प्रभावी हुई है। सहायता राशि की गणना फसल ऋण राशि में संवितरण से चुकौती की तारीख तक की जाती है। उक्त घोषणा के अनुसरण में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सरकारी बैंकों को अल्पावधि उत्पादन ऋणों के संबंध में 2% ब्याज सहायता प्रदान की जाती है बशर्ते कि वे कृषक को अपने संसाधनों से 3 लाख तक अल्पावधि ऋण आधार स्तर पर 7% की दर पर उपलब्ध कराए। भारत सरकार ने 2009-10 से बैंकों द्वारा निर्धारित तारीख पर अथवा निर्धारित तारीख से पहले या ऋण को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि की सीमा के तहत तत्वर्ती चुकौती करने वाले किसानों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन देना शुरू किया है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर बनाया। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने कोरोना वायरस प्रकोप के बीच सैनिटाइजर की बढ़ती मांग के मद्देनजर अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर बनाया है। इसमें बहुत प्रभावी प्राकृतिक रोगाणु रोधी एजेंट तुलसी और कीटाणु को मारने के लिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर S.K. बारिक ने बताया कि हर्बल हैंड सैनिटाइजर का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है और सतह के रोगाणुओं को नष्ट करने में इसे बहुत प्रभावी पाया गया है। उन्होंने बताया कि इसका प्रभाव लगभग 25 मिनट तक रहता है और यह त्वचा को निर्जलीकरण से बचाता है। डॉक्टर बारिक ने बताया कि क्लीन हैंड जेल के ब्रांड नाम का यह उत्पाद बहुत जल्द बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था: राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था लखनऊ में स्थित है और एक संस्था है। यह CSIR के अंतर्गत है एवं आधुनिक विज्ञान एवं टैक्सोनॉमी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसके निर्देशक S.K. बारिक हैं। यह संस्थान भारत की अग्रणी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में से एक है जो कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अंतर्गत लखनऊ में कार्य करता है। यह संस्था राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत कार्यरत था जिसे 13 अप्रैल 1953 को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अधिग्रहित कर लिया। उस समय से यह संस्थान वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में परंपरागत अनुसंधान करता आ रहा है। समय के साथ इसमें नए विषयों पर
पर अनुसंधान कार्य किए गए हैं, जिनमें से पर्यावरण संबंधित और आनुवंशिक अध्ययन प्रमुख थे। अनुसंधान के बढ़ते महत्व और बदलते स्वरूप को ध्यान में रखकर 25 अक्टूबर 1978 को इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान किया गया है। गोवा के बाद मणिपुर हुआ कोरोना मुक्त। कोरोना वायरस महामारी से जुड़ी मामलों की संख्या देश में लगातार बढ़ती जा रही है। हर रोज आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, जो कि चिंता का विषय है। लेकिन इस सब के बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया कि अब उनके राज्य में एक भी कोरोना वायरस का केस नहीं है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया कि मणिपुर अब कोरोना मुक्त राज्य है। जो 2 मरीज सामने आए थे वह भी अब रिकवरी हो गए हैं। अब दोनों को टेस्ट नेगेटिव आया है। ऐसे में राज्य में कोई नया केस नहीं सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही राज्य में कोविड-19 का अब कोई सक्रिय मामला नहीं है, लेकिन लोगों को हर समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। गोवा के बाद कोरोना से मुक्त होने वाला मणिपुर देश का दूसरा राज्य है। इससे पहले गोवा देश का पहला राज्य बन गया था, जहां सभी मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस चले गए थे। गोवा में कोविड-19 के सभी 7 मरीज उपचार के बाद ठीक हो गए हैं और सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। दक्षिण कोरिया में कोरोना संकट के बीच सत्तारूढ़ पार्टी ने जीता चुनाव। वैश्विक कोरोना वायरस के कहर के बीच दक्षिण कोरिया में हुए चुनाव में सत्ताधारी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसदीय चुनाव में 163 सीटों पर जीत दर्ज की है। 1,18,00,000 लोगों ने मतदान के शुरुआती चरण में या ईमेल के जरिए मतदान किया था। कुल मिलाकर 66.2% लोगों ने मतदान किया, जो 1992 के चुनाव के बाद हुए मतदान में सर्वाधिक आंकड़ा है। चुनाव के परिणाम के अनुसार मून की डेमोक्रेटिक पार्टी ने 300 सीटों वाली नेशनल असेंबली में 163 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की सहयोगी प्लेटफॉर्म पार्टी को भी 17 सीटें मिली है। इस तरह से सहयोगी पार्टी के सीटों को मिलाकर सत्ताधारी पार्टी के पास 180 सीट हो गई है। इस चुनाव में करीब 35 पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे, मगर वास्तविक टक्कर लेफ्ट झुकाव वाली डेमोक्रेटिक पार्टी और कंजर्वेटिव विपक्ष यूनाइटेड फ्यूचर पार्टी के बीच ही देखने को मिली थी। क्या थी मतदान की प्रक्रिया? दक्षिण कोरिया मतदान दुनिया का पहला देश है जहां कोरोना वायरस के फैलने के बाद संसदीय चुनाव करवाया गया था। इसके तहत सरकार द्वारा विशेष तैयारियां की गई थी। जैसे ही लोग वोट डालने पहुंचते थे तो उनका तापमान लिया जाता था। अगर उनका तापमान निर्धारित मानकों से अधिक निकलता था तो दूसरे स्थान पर वोट डालने के लिए ले जाया जाता था। उसका कोरोना का टेस्ट करवाया जाता था और मतदान केंद्र को डिसइंफेक्ट यानी कीटाणु रहित कर दिया जाता था। अमेरिका ने नए ग्रीन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में 60 दिन की रोक लगाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह देश में आव्रजन को अस्थायी रूप से निलंबित करने के लिए अपने कार्यकारी आदेश के तौर पर अगले 60 दिन के लिए नए ग्रीन कार्ड जारी करने या वैध अस्थायी निवास की अनुमति देने की प्रक्रिया पर रोक लगा रहे हैं। जो लोग H-1B जैसे गैर आव्रजन कार्य वीजा पर रह रहे हैं, हालांकि उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस कार्यकारी आदेश का उन हजारों भारतीय अमेरिकियों पर असर पड़ेगा जो ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में और देरी होने की संभावना है। ट्रंप ने कोरोना वायरस पर व्हाइट हाउस में अपने नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमें पहले अमेरिकी कामगारों का ख्याल रखना चाहिए। यह आदेश 60 दिन के लिए लागू होगा, जिसके बाद किसी तरह के विस्तार या बदलाव की आवश्यकता पर मैं खुद और लोगों के एक समूह उस समय की आर्थिक परिस्थितियों पर आधारित आकलन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह आदेश केवल उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो अस्थायी निवासी के अनुमति मांग रहे हैं। दूसरे शब्द में कहें तो जो ग्रीन कार्ड पाना चाहते हैं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण 2.2 करोड़ से अधिक अमेरिकियों ने बेरोजगार भत्तों के लिए आवेदन किया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की दिक्कतों में बनी
चिकित्सा संसाधनों को अमेरिकी नागरिकों के लिए बचाकर रखने में भी मदद मिलेगा। ग्रीन कार्ड। अमेरिका में अस्थायी निवास करने के लिए ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेसिडेंट कार्ड की आवश्यकता होती है। इसके लिए अन्य देश के नागरिक द्वारा आवेदन किया जाता है। इसमें से केवल कुछ ही लोग ग्रीन कार्ड मिल पाता है। अमेरिका में कानून था कि किसी भी देश को एक वित्त वर्ष में केवल 7% ही ग्रीन कार्ड प्रदान किए जा सकते हैं, लेकिन अब इस कैप को हटा दिया गया है। ओलंपिक स्थगन के खर्च को लेकर टोक्यो ओलंपिक आयोजकों और आईओसी में मतभेद। टोक्यो ओलंपिक आयोजकों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बीच इस बात को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है कि एक साल के लिए खेलों को स्थगित करने की लागत कौन वहन करेगा। टोक्यो ओलंपिक का प्रवक्ता मासा ताकेया ने कहा कि आयोजन समिति ने आईओसी से उसकी वेबसाइट पर जारी एक बयान हटाने को कहा था कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे स्थगन का अधिकांश खर्च उठाने पर राजी हो गए हैं। आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक ने भी 10 दिन पहले एक जर्मन अखबार को दिए इंटरव्यू में यही बात कही थी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अब अपनी वेबसाइट से वो विवादित बयान हटा लिया है, लेकिन विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। जापान में कई रिपोर्टों में कहा गया है कि कोरोना महामारी के कारण एक साल के लिए खेल स्थगित होने से $2 अरब से $6 अरब की खर्च आएगी। पृष्ठभूमि कोरोना वायरस के कारण इस साल जापान में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों को एक साल के लिए स्थगित किया गया है। ओलंपिक खेलों के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब इन खेलों को शांति काल में स्थगित किया गया है। इससे पहले सिर्फ विश्व युद्ध के दौरान इन खेलों को स्थगित किया गया था। हाल ही में किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस 2020 मनाया गया? जलवायु कार्यवाही। हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा कोविड इंडिया सेवा लॉन्च की गई है। यह है ट्विटर हैंडल पर संवाद प्रोग्राम। हाल ही में संयम ऐप क्वारंटाइन नागरिकों की निगरानी के लिए सुर्खियों में है। ये ऐप किस शहर में के नागरिक निगम द्वारा लॉन्च की गई है? पुणे। हाल ही में किस सोशल नेटवर्किंग कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? फेसबुक। हाल ही में फसल ऋण पर ब्याज सहायता योजना के तहत दिए गए कर्ज के भुगतान का समय बढ़ाया गया है। यह योजना किसान को उपलब्ध कराती है अल्पावधि ऋण। हाल ही में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर विकसित किया है। यह संस्थान स्थित है लखनऊ में। हाल ही में कौन सा राज्य गोवा के बाद कोरोना मुक्त हो गया है और ऐसा करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है? मणिपुर। हाल ही में मून जे इन की पार्टी ने संसदीय चुनाव में जीत हासिल की है। मून जे इन हैं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। हाल ही में किस देश ने ग्रीन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में 60 दिन पर रोक लगा दी है? अमेरिका। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष सुर्खियों में रहे। वर्तमान में ओआईसी के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। कथन 1। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी। और कथन 2। 2020 के पृथ्वी दिवस का विश्व क्लाइमेट एक्शन विषय है विश्व क्लाइमेट एक्शन। तो कथन 1 गलत है, तो कथन 2 सही है। कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम व्यक्ति कोविड से संबंधित अनगिनत सवालों का जवाब पा सकते हैं। तो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 13। संयम ऐप कथन 1। संयम ऐप क्वारंटाइन लोगों की जीपीएस ट्रैकिंग हेतु लॉन्च की गई है। तो कथन बी। इस ऐप को पुणे नगर निगम के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये दोनों सही है। 14 नंबर क्वेश्चन। ब्याज सहायता योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों को चयनित कीजिए। वित्त मंत्री ने इस योजना की घोषणा 2006-07 में भी की थी। और कथन बी है कि इस योजना के तहत कृषकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो कथन बी गलत है, कथन ए सही है। और अंतिम क्वेश्चन है
कथन है, फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। कथन भी है, इतनी छोटी हिस्सेदारी के लिए किसी तकनीकी कंपनी द्वारा किए जाने वाला यह सबसे अब तक का बड़ा निवेश है। दोनों कथन सही है।